बाकी दुनिया से कोसों दूर बरमूडा नाम का एक बहुत ही शांत सा देश था। बरमूडा देश का कोई भी आदमी बरमूडा देश को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि बरमूडा के चारों तरफ कभी खत्म न होने वाला समंदर था। इसी देश के एक छोटे से कोने में सरकटा नगर नाम का एक ऐसा भी गांव था जहां एक सरकटा इंसान रहता था। कहने को तो वो एक इंसान था, लेकिन उसके पास सर था ही नहीं। वो बिना सर वाला एक ऐसा हैवान था जिसने सरकटा नगर गांव के आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया था। हर शाम 7 बजे के बाद सरकटा नगर गांव के सभी लोग अपने अपने खिड़की और दरवाजे बंद कर लिया करते थे, क्योंकि शाम होते ही वो सरकटा हैवान पूरे गांव में कुल्हाड़ी लेकर चलता था और सभी लोगों के घर जाकर एक ही बात बोलता, हाँ हाँ हाँ, बाहर निकलो। तुमने मेरा कटा हुआ सर देखा है क्या? पता नहीं कहीं खो गया है। इतनी डरावनी आवाज सुनकर कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता था, लेकिन कुछ नादान लोग अपना दरवाजा खोल देते थे। लेकिन जो भी दरवाजा खोलता, अगले दिन उसके घर के बाहर उसकी लाश पड़ी हुई मिलती, लेकिन उस लाश का सर गायब होता था। गांव वालों को इन सब चीजों की आदत सी लग गई थी। हर रोज किसी न किसी बेकसूर लोगों की मृत्यु हो जाती थी। गांव वालों ने इसे ही अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया था। सरकटा नगर गांव के मुखिया जी, जिनका नाम चंपक नड्डा था, वो भी सरकटा भूत को खत्म करने का कोई समाधान निकालने में असफल थे। सरकटा नगर गांव में ही एक गरीब और लाचार लकड़हारा रहता था। उसका नाम मुन्ना था। मुन्ना की उम्र तकरीबन 20 साल की थी, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, क्योंकि कुछ महीनों पहले मुन्ना की माँ गंभीर बीमारी के कारण मर चुकी थी। उसके बाद से मुन्ना अपने पापा के साथ रहता, लेकिन सरकटे भूत के झांसे में आकर मुन्ना के पापा ने भी अपनी जान गंवा दी थी। तब से मुन्ना अकेला ही रहता था। वो रोज सुबह होते ही सरकटा नगर गांव के पीछे वाले सुनसान जंगल में जाकर पैर काटा करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेचता था। लेकिन लकड़ियों को बेचकर मुन्ना को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, फिर भी वो इन्हीं पैसों से खुशी खुशी रहता था। लेकिन मुन्ना के मन में एक भड़ास बैठी हुई थी, सरकटा भूत को खत्म करना, क्योंकि सरकटा भूत की वजह से ही वो अनाथ हो गया था। रोज रात को सोने से पहले मुन्ना घंटों तक तरकीब सोचता कि कैसे इस सरकटे भूत का खात्मा किया जाए। वो सोचा करता था, गांव वाले तो बहुत बड़े फट्टू हैं, मुझे ही कुछ न कुछ करके सरकटे भूत का खात्मा करना होगा, क्योंकि मुझे अपने पापा की मौत का बदला भी लेना है। और अगर मैंने इस भूत को नहीं मारा तो ये सरकटा हैवान इस गांव को एक दिन बर्बाद कर देगा। और हमारे गांव का मुखिया तो है ही दोगला, उसने आज तक इस भूत को मारने का कोई उपाय नहीं बताया, सिर्फ अपने आलीशान घर में बैठकर जनता के पैसों पर ऐश करता है। यही सोच सोच कर वो सो जाता। ऐसे ही समय बीतता गया। लेकिन एक दिन की बात है, लकड़हारा मुन्ना सुबह सुबह नाश्ता करके अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और सीधा सरकटा नगर के पीछे वाले जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। लेकिन उस दिन मुन्ना को कुछ अजीब लग रहा था। जंगल की वो खामोशी उसे बहुत डरा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज कुछ तो खतरनाक होने वाला है। कुछ देर चलने के बाद मुन्ना एक सूखे हुए पेड़ के पास पहुंचा। वो पेड़ बहुत बड़ा था। मुन्ना ने सोचा, अरे यार, इतने महीनों से इस जंगल में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा। चलो, मुझे क्या, ये तो बहुत बड़ा पेड़ लग रहा है, इसकी लकड़ियों को बेचकर तो अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मुन्ना ने उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, उस सूखे पेड़ के अंदर से झोर झोर से रोने की आवाज आने लगी। मुन्ना ये सब देखकर तुरंत रुक गया और 2 कदम पीछे हट गया। ये क्या था? इधर तो मेरे सिवा कोई दूसरा आदमी नहीं है, तो फिर ये रोने की आवाज कैसी? शायद मैं सठिया गया हूँ, ये मेरा वहम है। इतना सोचकर मुन्ना फिर से उस पेड़ को काटने लगा, लेकिन अचानक रोने की आवाज और तेज हो गई। मुन्ना पूरी तरीके से डर चुका था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद ये मेरा वहम नहीं है, क्योंकि इसी पेड़ के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मुन्ना पीछे घूमकर दौड़ने लगा, उसके दोनों पैर उसी जगह अटक गए। उसका बस पैर चल रहा था, बाकी पूरा शरीर एक ही जगह पर टिका हुआ था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे भागने से रोक रही हो। ये सब देखकर मुन्ना वहीं बेहोश हो गया। देखते ही देखते रात हो गई। पूरा जंगल घोर सन्नाटे में छाया हुआ था, लेकिन मुन्ना अभी तक वहीं पर बेहोश पड़ा था। कुछ देर बाद जब उसकी नींद खुली तो वो पूरा सहमा हुआ था। उसने सोचा, आज तो मेरी मौत पक्की है। रात भी हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ से भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ? तभी वहाँ जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई शैतान हंस रहा हो। मुन्ना ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बड़े से सूखे पेड़ के अंदर किसी का चेहरा मौजूद था। उस चेहरे ने बोला, यहाँ पर आने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अब आ ही गए हो तो मेरा नाश्ता भी बन जाओ। हा हा हा। मुन्ना कराहते हुए बोला, नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। वैसे भी तुम मुझे खाकर खुश नहीं होगे, क्योंकि मेरे अंदर गोश्त है ही नहीं। मैं तो बस एक गरीब लाचार लकड़हारा हूँ। मेरे शरीर में सिर्फ सूखी हड्डी है, उसके अलावा कुछ नहीं। उस भूतिया चेहरे ने गुस्से से बोला, मैं जो मांगूंगा वो कोई भी लाके नहीं दे सकता, क्योंकि उसे लाना नामुमकिन है।
तुम पूछ रहे थे ना कि मैं कौन हूँ, तो सुनो, मैं सरकटा भूत का सर हूँ जो इस पेड़ में कैद है, और मेरा बाकी शरीर पूरे गांव में अभी लोगों के दरवाजे पे जा जाकर सबको मार रहा है। मैं कुछ भी लाने को तैयार हूँ, बस तुम बोलो तुम्हें चाहिए क्या। ये सुनकर वो भूतिया चेहरा शांत हो गया। फिर कुछ देर बाद बोला, आज से तकरीबन 4 साल पुरानी बात है। मैं भी पूरे गांव वालों जैसा एक मामूली सा आदमी था जो पूरे दिन मजदूरी करता और उससे जो भी पैसे मिलते उनसे अपना और अपनी बीमार माँ का पेट पाला करता था। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है जिससे मेरी पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। वो दौर था चुनाव का। सभी नेता जोरों शोरों से प्रचार कर रहे थे और वोट मांग रहे थे, और उन्हीं नेताओं में से एक था चंपक नड्डा, जो आज भी इस गांव का मुखिया है। वो उस बार चुनाव में बिल्कुल सीरियस नहीं था। जब भी उसके आदमी बोला करते, चंपक जी, इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। सामने वाली पार्टी जोरों से तैयारी कर रही है, हमें भी कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो हम लोग जो 20 सालों से इस गांव पर कब्जा करते आ रहे हैं वो पद सामने वाली पार्टी छीन लेगी। यह सब सुनकर चंपक नड्डा हंसने लगता और बोला करता था, पिछले 20 सालों में मेरा किसी ने बाल भी नहीं उखाड़ा है, तो इस बार कैसे मैं हार जाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं इस गांव का मुखिया था, मुखिया हूँ और मुखिया रहूंगा भी। चंपक नड्डा को अपने ऊपर अलग ही घमंड आ गया था कि कोई उसे चुनाव में नहीं हरा सकता। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन चंपक नड्डा सरकटा नगर गांव के बीचों बीच भाषण देने आया, लेकिन चंपक का भाषण सुनने कोई भी नहीं आया। एक समय था जब चंपक नड्डा का भाषण सुनने पूरे गांव वाले लोग उठकर आया करते थे। वही चंपक नड्डा का भाषण सुनने आज कोई नहीं आया था। चंपक ने अपने आदमी को बोला, ये सारे लोग कहाँ गए? तुमने खबर नहीं करवाई क्या गांव वालों को कि आज मैं भाषण देने आने वाला हूँ? उसके आदमी ने बोला, हाँ चंपक भाई, मैंने तो पूरे गांव में नारा लगवाया था कि आज के दिन आप भाषण दोगे, फिर भी कोई नहीं आया। मैंने बोला था ना कि सामने वाली पार्टी का इस बार दबदबा छाया हुआ है, आपको कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो आप इस बार का चुनाव हार जाओगे। उसी दिन मैं अपना काम करके जल्दी घर लौट रहा था। तभी मैंने देखा कि चंपक स्टेज पर खड़ा है और उसका भाषण सुनने के लिए कोई नहीं आया है। अरे वाह, इस चंपक का लगता है भूत उतर गया। एक आदमी भी इसका भाषण सुनने नहीं आया है। चलो चल के देखता हूँ, बेचारा कहीं रो तो नहीं रहा। मैं धीरे धीरे स्टेज के नीचे आ गया और छुप छुप कर देखने लगा कि वहाँ पर क्या बात हो रही है। चंपक नड्डा अपने आदमी को बोल रहा था, तुमने सही कहा था, इस बार मैं हार सकता हूँ, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने तो सभी लोगों को अपने वश में कर लिया है। अब तो बस एक ही उपाय बचा है। चूंकि अभी के टाइम पर मुखिया मैं ही हूँ, तो मैं इस बार का वोट चोरी कर लूंगा। अगर ये प्लान काम नहीं करा तो सामने वाले पार्टी के सभी नेताओं को मरवा दूंगा। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। लेकिन ये सारी बातें दूर खरा मैं सुन चुका था। अरे बाप रे बाप, इस बार तो ये मुखिया वोट चोरी करने की बात कर रहा है। मुझे गांव वालों को बताना पड़ेगा, नहीं तो ये हम गांव वालों को अपना गुलाम बना लेगा। यह सोचकर मैं दबे पांव वहां से निकलने लगा, लेकिन चंपक चड्डा ने मुझे देख लिया। वो तुरंत अपनी गाड़ी पे बैठकर मेरा पीछा करने लगा। बहुत देर बीत गई। मैं दौड़ते दौड़ते सरकटे नगर गांव के इसी जंगल में आ पहुंचा। चंपक चड्डा भी मेरा पीछा करते करते जंगल में आ गया। कहाँ है लड़के? अगर तू सोच रहा कि तू मेरे हाथों से बच जाएगा तो तू अभी बेवकूफ है। बिल में छुपने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी निकल बाहर। अच्छा, तो तू यहाँ छुपा है। तूने मेरी सीक्रेट बातें सुन ली है, इसलिए अब तुझे मरना ही होगा। चंपक नड्डा ने पास में परी कुल्हाड़ी उठाई और सीधा मेरे सर पर दे मारा। मेरा सर दूर जाकर गिरा। चंपक ने सोचा, इसका तो खेल खत्म कर दिया, लेकिन अब इसकी लाश कहाँ छुपाऊं? तभी उसकी नजर एक सूखे और विशाल पेड़ पर गई। वो उस पेड़ के पास जाकर वहां गड्ढा खोदने लगा और मेरा सर को उसी के अंदर गाड़ कर मिट्टी से वो जगह भर दी। लेकिन उसने मेरे बाकी शरीर को वहीं पर सरने के लिए छोड़ दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। तब से लेकर आज तक मेरा सर इसी पेड्डा में कैद है और मेरा बाकी का शरीर पूरे गांव के लोगों को खत्म कर रहा है। तो मतलब अब तुम इसी तरह सभी गांव वालों को मारते रहोगे? हाँ, मैं तब तक गांव वालों को मारता रहूंगा जब तक मैं चंपक नड्डा मुखिया की जान नहीं ले लेता। और अगर तुम्हें आज यहाँ से जिंदा निकलना है तो किसी तरह चंपक मुखिया को यहाँ पर लाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं पक्का उसे यहाँ लेकर आऊंगा। सरकटे भूत ने मुन्ना पे भरोसा करके उसे छोड़ दिया। मुन्ना भागते भागते घर पहुंचा और सोचने लगा कि आखिरकार कैसे चंपक नड्डा को सरकटे भूत के पास ले जाया जाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या किया जाए। देखते ही देखते महीने बीत गए। मुन्ना को अभी तक कुछ उपाय
नहीं मिला। एक दिन की बात है, मुन्ना अपने ठेकेदार को लकड़ी बेचकर घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि चंपक नड्डा भाषण दे रहा है। जैसे ही मुन्ना ने देखा, उसके दिमाग की बत्ती जल गई। अरे वाह, अब समझ आया कि चंपक नड्डा को कैसे सरकटे भूत के पास ले जाया जाए। अभी तो 10 दिनों में चुनाव आ रहे हैं, तो चंपक को झूठ बोलकर किसी तरह जंगल ले जाऊंगा। इतना सोचकर वो वहां से चला गया। देखते ही देखते रात हो गई। इधर चंपक नड्डा अपना भाषण खत्म करके घर लौटा। उसने देखा कि मुन्ना उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। चंपक ने बोला, कौन हो तुम और मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हुए हो? मुन्ना ने चालाकी से झूठ बोलते हुए कहा, चंपक भाई, आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। आपको ये जानना जरूरी है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। तो सुनो, जैसा कि आपको पता है कि 10 दिनों में मुखिया का चुनाव आ रहे हैं। मुझे ये मालूम है कि इस बार आपने तैयारी अच्छी नहीं की है। मुझे ये भी मालूम है कि पिछले चुनाव में आपने वोट चोरी करके मुखिया बने थे। लेकिन इस बार आपकी ये चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने पूरी तैयारी की है और जनता को भी भड़का दिया है कि अगर चंपक नड्डा इस बार चुनाव वोट चोरी करके जीता तो सब लोग उसका विरोध करेंगे। इतना सुनकर चंपक पूरी तरह हैरान हो गया। उसने सोचा, ये तो खतरनाक आदमी लग रहा है। इस साले को कैसे पता चला कि पिछली बार मैंने वोट चोरी किया था? इससे बचकर रहना पड़ेगा। चंपक ने बोला, तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी बताना कि इस बार का चुनाव मैं कैसे जीतूंगा। मुन्ना ने कहा, मैं आपको उपाय नहीं बता सकता। आपको अगर उपाय जानना है तो मिर्ची बाबा के पास जाना पड़ेगा। मिर्ची बाबा कुछ दिन के लिए पास वाले जंगल में आए हुए हैं। जल्दी चलिए मेरे साथ। चंपक ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी में मुन्ना को बिठाया और सरकटा नगर गांव के जंगल में जाने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों जंगल में पहुंचे। चंपक ने बोला, कहाँ है मिर्ची बाबा? तुमने तो बोला यहीं पर है बाबा। मुन्ना ने चंपक नड्डा को उसी सूखे हुए पेड़ के पास ले गया। चंपक ने गुस्से से बोला, कहाँ है मिर्ची बाबा? तुम मेरे समय खराब करने के लिए यहाँ लाए हो क्या? मुन्ना जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गए। अब तुम्हें सरकटे भूत से कोई नहीं बचा सकता। तभी पूरा आसमान खून के जैसा लाल हो गया और उस सूखे हुए पेड़ से आवाज आई, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए चंपक। मैं याद हूँ ना, जिसे तुमने पिछले चुनाव के समय इसी पेड़ के नीचे मार कर गाड़ दिया था। चंपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। लेकिन अचानक से चंपक के सर में जोरों का दर्द होने लगा और कुछ ही देर में उसका भी सर धड़ से अलग हो गया और वो वहीं मर गया। वहाँ पर जोर जोर से शैतानों के हंसने की आवाज गूंजने लगी। तभी सूखे पेड़ के अंदर से सरकटे भूत का सर निकला और बोला, तुमने बड़ी ईमानदारी से मेरा काम किया है। तुम चाहते तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ नहीं भी आ सकते थे, लेकिन तुमने अपना वादा पूरा किया। अब मैं भी अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। मैं इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अब किसी बेकसूर को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। इतना कहकर वो सर गायब हो गया और फिर से पूरे जंगल में वही सन्नाटा छा गया। लेकिन उस दिन के बाद पूरे सरकटे नगर गांव में शांति छा गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब सरकटा भूत क्यों नहीं आ रहा है। ये बात सिर्फ मुन्ना को पता थी। वो भी अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था।